Consider a string of mass m and length L. Consider a string of mass m and length L and two forces F1 and F2 are applied as shown in figure. Two forces F1 and F2 are applied as shown in figure. The surface on which the string is placed is frictionless. Surface on which the string is placed is frictionless. Find tension at point P as shown in the figure. Set tension at point P as shown in the figure. String का mass m and length L है, you have to find tension at point P. करो solve इसको. Find tension at point P. आपको कुछ assume करना पड़ता है ऐसे numericals में. आप यहाँ तो assume कर सकते हो F1 greater है या F2 greater है. If I assume that, because हमें given नहीं है, F1 is greater in magnitude than F2. Acceleration of string. Net force upon total mass. And net force will be F1 minus F2 by m. Then we are given that it's two parts. हमने ये टेंशन निकालनी है इस पॉइंट पे. आगे वाले का मास कितना है? m1. m1 will be m m by by lx. m by l into x. और पीछे वाले का मास m by l into l minus x. तो मेरे को t निकालना है. फ्री बॉडी इक्वेशन फॉर m1 क्या बनेगी? अगर f1 ज्यादा है तो सिस्टम मूव टुवर्ड्स राइट और लेफ्ट. Right. Right. तो इसकी फ्री बॉडी इक्वेशन क्या बनेगी m1 की? f1 minus F1 t is minus equal t, to m by l x a. Free body equation for m1. We say f1 minus t is equals to m1a. So t is equals to f1 minus m1a. f1 minus m by l into x. एक्सेलरेशन की वैल्यू पुट कर दी. m कैंसिल हो जाएगा. So you get minus x by l f1 minus f2, or you get t is equals to f1 1 minus x by l
So this will be the answer. देखो सबको समझ आ रहा है कैसे किया है? किसी को नहीं समझ आया तो पूछो. क्लियर है सबको? Yes. Next to right. Three blocks A, B, and C are placed on a single pulley system as shown. Are placed on a single pulley system as shown. When system is allowed to move, T1 is 3 times. System as shown. When system is allowed to move, T1 is 3 times. T2. T1 is 3 times T2. Question में हमें दिया है कि you have 3 blocks as shown in figure. Tension in AC is thrice of tension in AB. You have to check A and B whether they are true or false. सर ये इक्विलिब्रियम है. क्या चीज? सर ये सारी बॉडीज रेस्ट पे हैं. क्या पूछा आपने? सर ये कंडीशन इक्विलिब्रियम है. कंडीशंस नहीं दी, हमें चेक करना है या ट्रू है या फॉल्स है. सर नहीं, मैं ये पूछ रहा हूँ, ये हमें वो इक्वेशन बनाने के लिए ये तो पता करना ही पड़ेगा ना, ये रेस्ट पे है या कहीं मूव कर रही हैं बॉडीज, किस डायरेक्शन. आपको करना ही पड़ेगा, तो आपको कुछ अज्यूम करना पड़ेगा इनमें से कौन ऊपर कौन नीचे मूव कर रहा है. ओके सर. तो आप इसमें अज्यूम कर सकते हो, सारे सेम अजम्पशन से कर लो कि M1 और M2 नीचे जा रहे हैं, M3 ऊपर आ रहा है. इस अजम्पशन से सॉल्व कर दो. ऑपोजिट भी ले सकते थे, एक ही बात है. तो यू अज्यूम दैट M1 plus M2 is moving down, M3 is moving up. एक क्वेश्चन पहले मैं करा देता हूँ बिकॉज 3 ब्लॉक्स वाला किया नहीं. मैं अगर इस पे फोर्सेस मार्क करूं, यही फोर्सेस हैं जो एक्ट कर रही हैं. यस सर.
इन दोनों की एक्सेलरेशन सेम होगी या डिफरेंट होगी, m1 और m2 की? सेम सर, सेम हो। सेम। इधर से कितना मास है जो पूरा इसको नीचे पुल कर रहा है? सर m1 प्लस m2। m1 प्लस m2 जी। मैं एक नए मेथड से आपको करके दिखा रहा हूँ, आप अपने मेथड से भी करना, सेम ही आएगा। मैं इन दोनों को एक ब्लॉक मान लेता हूँ फॉर द टाइम बीइंग। तो इधर से जो डाउनवर्ड फोर्स लग रही है m1 प्लस m2g, और जो इसको अपोज कर रही है दैट इज TAC, दैट इज इक्वल्स टू m1 प्लस m2 इंटू a। तो मेरे पास TAC की वैल्यू आ गई अच्छा, सिर्फ m2 का FBD इक्वेशन लिखोगे तो क्या बनेगी? m2g सिर्फ माइनस m2 की m2g माइनस m2g माइनस TAB इज इक्वल्स टू m2a। TAB कितना आ गया? m1 माइनस m हमारे को m2। कंडीशन क्या दी है? TAC इज थ्राइस ऑफ TAB, मतलब ये वैल्यू इससे 3 टाइम्स है। मतलब m1 प्लस m2 इंटू g माइनस a इज थ्राइस ऑफ m2 इंटू g माइनस a। g माइनस a कैंसिल हो गया, you get m1 plus m2 is equals to 3m2। True or false? फॉल्स। False. Because हमारे पास आ रहा है m1 is twice of m2, so this statement is false। एक्सक्यूज मी सर। अगर मैं टेंशन की बात करूं, TAB और TAC इनमें से कोई भी m3 पे डिपेंड कर रही है? नो सर। So this can have any value, this is true, because जो टेंशन है वो m3 के मास पे डिपेंड नहीं कर रही। We say TAB so first relation true है। हाँ जी, पूछो क्या पूछ रहे थे? सर ये आपने सबसे पहली क्वेश्चन में माइनस TAC क्यों किया सर? वो TAB भी तो लग रही है, मतलब हमने अकेले TAC को माइनस कहाँ पे कहाँ पे कहाँ पे? सर वो जो आपने न्यू मेथड में इक्वेशन बनाई है अरे दोनों मैंने क्या नॉट। बोला? मैंने बोला कि मैं इसको, ध्यान से देखो मैंने डायग्राम किसका बनाया है। मैंने इसको एक सिंगल बॉडी मान लिया। तो इस वाइट बॉक्स पे डाउनवर्ड फोर्स कितनी लग रही है? सर m1 प्लस m2g। और अपवर्ड फोर्स TAC है, तो इंटरनल फोर्स होगी ना। ओके सर। मैंने m1 प्लस m2 को एक ब्लॉक मान लिया। थोड़ा दिमाग लगाने वाला क्वेश्चन दूं, चलेगा? You can write a tall elevator is going up with acceleration of 4 meter per second square. A tall elevator is going up with acceleration of 4 meter per second square। इतनी स्टेटमेंट समझ आई? लिफ्ट ऊपर जा रही है, उसकी एक्सेलरेशन दी है। A 4 kg snake is climbing up the vertical wall of elevator with an acceleration of a. A
4 kg snake is climbing up the vertical wall of elevator with an acceleration of a. यहां तक स्टेटमेंट सबको क्लियर है? एलिवेटर ऊपर मूव कर रहा है विद 4 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, उसके दीवार पे एक स्नेक चढ़ रहा है विद एन एक्सेलरेशन ऑफ a, और स्नेक का मास दिया है 4 kg. A 50-gram insect is riding on the back of snake. A 50-gram insect is riding on the back of snake and it is moving up relative to the snake with an acceleration a, with an acceleration a, Relative relative to the snake at an acceleration of a. Find if there is any frictional force between wall and snake. Find if there is any frictional force between find if there is any frictional force between wall and snake if a is equal to 4 meter per second square. If a is equal to 4 meter per second square. क्वेश्चन पहले बताओ समझ में आया क्या दिया है? फ्रिक्शन तो हम बाद में देखते हैं. सिंपल क्वेश्चन में उन्होंने क्या बोला? उन्होंने बोला कि हमारे पास एक एलिवेटर है, and it's moving up. With acceleration of 4 meter per second square. इसके अंदर एक स्नेक है, and snake is also moving up with acceleration of 4 meter per second square relative to the wall. दीवार पे ऊपर चढ़ रहा है. इस स्नेक के ऊपर एक इंसेक्ट है. This is also moving up with 4 meter per second square relative to the snake. तो हमने बताना है if there is any frictional force between क्वेश्चन में था find any frictional force between wall and snake if any. वॉल और स्नेक के बीच में अगर फ्रिक्शनल फोर्स है तो बताना है कितनी है. कैसे करें? मैं अगर सिर्फ इंसेक्ट की बात करूं, इंसेक्ट और स्नेक के बीच में फ्रिक्शन होगी? कोई भी चीज फ्रिक्शनलेस चीज के ऊपर जा स्लाइड कर सकती है? अगर फ्रिक्शन नहीं है मान लो, तो आप दीवार के ऊपर चढ़ सकते हो, ऐसे मूव कर सकते हो, या कोई भी इंसेक्ट अगर फ्रिक्शन नहीं है उनके बीच में तो? सर नहीं. No, sir. No. बिकॉज फ्रिक्शन नहीं होगी, फ्रिक्शनलेस होगा तो हर चीज स्लाइड करके नीचे ही आएगी. और वो नीचे लाने वाली फोर्स कौन सी है? सर वेट. वेट. तो हर चीज वेट के कारण नीचे आएगी. अब फ्रिक्शन को थोड़ा ध्यान से समझना. इंसेक्ट को अगर मैं देखूं, इंसेक्ट का वेट क्या कोशिश कर रहा है? इंसेक्ट ऊपर आए या नीचे जाए? नीचे जाए. सर नीचे और जाए. फ्रिक्शन उसको अपोज करेगी. फ्रिक्शन कोशिश करेगी कि इंसेक्ट नीचे ना जा पाए.
तो अगर वेट इंसेक्ट का डाउनवर्ड एक्ट कर रहा है तो फ्रिक्शन किस डायरेक्शन में एक्ट करनी चाहिए सो दैट वो उसको नीचे ना जाने दे, वो ऊपर चढ़े? सर अब अपवर्ड्स। तो मैं अगर इसका फ्री बॉडी डायग्राम बनाऊं इंसेक्ट का, सिर्फ मास ऑफ इंसेक्ट मैंने अगर लिया m3g, इस पे फ्रिक्शन जो लगेगी ये अपवर्ड लगेगी और इन दोनों का रिजल्ट है कि ये ऊपर जा रहा है। मतलब F1 ज्यादा होना चाहिए या m3g? तभी ये ऊपर जाएगा। m3g ज्यादा होता तो ये नीचे जाता। आपने ऑब्जर्व किया होगा कि अगर फ्रिक्शन कम हो तो बॉडीज नीचे स्लाइड करती हैं, ऊपर जाने के लिए फ्रिक्शन चाहिए, तो फ्रिक्शन m3g से ज्यादा है तो ये ऊपर स्लाइड करेगा। फेयर इनफ। ये F1 किसने फोर्स लगाई, किन दोनों के बीच में फोर्स थी? ये स्नेक एंड इंसेक्ट और स्नेक के बीच में। स्नेक के बीच। तो ये फोर्स स्नेक ने इंसेक्ट पे लगाई है या इंसेक्ट ने स्नेक पे लगाई है? F1 जो मार्क किया मैंने। फ्री बॉडी में कौन सी फोर्स मार्क होती है, जो बॉडी पर एक्सर्ट हो रही है या जो बॉडी ने एक्सर्ट की? जो बॉडी पर एक्सर्ट हो रही है। तो किसने एक्सर्ट किया F1? स्नेक स्नेक ने। तो स्नेक ने अगर इंसेक्ट पे फोर्स लगाई है अपवर्ड, तो इंसेक्ट स्नेक पे किधर लगाएगा? न्यूटन्स थर्ड लॉ, डाउनवर्ड। तो अब स्नेक का डायग्राम बनाते हैं। से स्नेक, इस पे दो फोर्सेस डाउनवर्ड लग रही हैं, एक तो स्नेक का अपना वेट और एक F1। स्नेक नीचे जा रहा है या ऊपर जा रहा है? ऊपर जा। तो स्नेक और वॉल के बीच में जो फ्रिक्शन है वो किस डायरेक्शन में होनी चाहिए? ये दोनों फोर्सेस तो कोशिश कर रही है कि स्नेक नीचे गिर जाए, बट वॉल और स्नेक के बीच में जो फ्रिक्शन है उसके कारण ऊपर जाएगा। हमने F2 बतानी है कितनी है। वॉल का फ्री बॉडी डायग्राम बनाने की जरूरत नहीं है। अगर एलिवेटर का बनाना होता है, ये F2 फोर्स किसने लगाई थी? ये F2 फोर्स किसने लगाई थी? एलिवेटर की वो एलिवेटर ने। तो एलिवेटर पे फोर्स किधर लगेगी? डाउनवर्ड। अगर मैं बोलूं इसकी फ्री बॉडी को, अच्छा एक्सेलरेशन एलिवेटर की कितनी दी है? 4। 4। तो अगर मैं स्नेक की पूछूं रिलेटिव टू ग्राउंड, जो स्नेक की एक्सेलरेशन 4 है, ये रिलेटिव टू ग्राउंड है या रिलेटिव टू एलिवेटर है? रिलेटिव टू एलिवेटर। रिलेटिव टू एलिवेटर 4 है। एलिवेटर को लग रहा है 4 से ऊपर जा रहा है, तो ग्राउंड से क्या लगेगा? इसकी एक्सेलरेशन कितनी है? 8। सिमिलरली इंसेक्ट की एक्सेलरेशन रिलेटिव टू स्नेक 4 है, तो रिलेटिव टू ग्राउंड इंसेक्ट की कितनी हो जाएगी? 12। 8 तो स्नेक की है, स्नेक से 4 ज्यादा होगी तभी तो रिलेटिव 4 आएगी। इसकी फ्री बॉडी इक्वेशन क्या बनेगी? F1 minus M3 is equal to 12 M3 into इसकी इक्वेशन F2 minus M2T plus F1 is equal to M2 8. M2 8। सो यहाँ से F2 निकाल दो इन दोनों इक्वेशन से। पहले फोर्सेस ध्यान से देखो, किसी को नहीं समझ आई तो पूछो मेरे से। तो ये जो स्नेक पे F1 लग रही है वो कौन सी फोर्स पूछी बेटा, दोबारा पूछो। तो स्नेक पे जो F1 आपने डाउनवर्ड्स लगाई है वो वाली, ये वाली फोर्स, यस सर। ये फोर्स कौन सी थी? ये F1 कौन सी थी जो इंसेक्ट पे F1 लगी थी? स्नेक ने लगाई थी। तो स्नेक अगर इंसेक्ट पे अपवर्ड लगाएगा, इंसेक्ट स्नेक पे डाउनवर्ड लगाएगा। यस सर। न्यूटन्स थर्ड लॉ लगाया ना मैंने। ये F1 है तो ये F1 डाउनवर्ड्स है। हमें F2 निकालना है इन दोनों से। सो फाइंड F2।
क्या आंसर आया? F2 की वैल्यू कन्वर्जन्स ध्यान से करना है बिकॉज मास जो दिया इंसेक्ट का ग्राम्स में दिया, उसको केजी में चेंज करना पड़ेगा और स्नेक का मास केजी में है तो उसको वैसे ही रहने दो। 73.1 कितना आंसर आया? 73.1 73.1 ठीक है। 73.1 तो 72.65 आ रहा है। वो आपने जी को क्या लिया 9.8 या 10? सर 10 10 उससे थोड़ा सा डिफरेंस आ रहा होगा फिर वो चलेगा 72 73 जो भी आ रहा है आपका। Next to write one principle. Principle of conservation of linear momentum. Principle of conservation of linear momentum. It's one of the most fundamental principles in physics. हम मान के चलते हैं कि अगर किसी सिचुएशन में मोमेंटम कंजर्वेशन नहीं है तो मतलब वो हमारी सिचुएशन गलत है। दिस लॉ होल्ड्स ऑलवेज। फिजिक्स में आज तक एक भी एग्जाम्पल नहीं है जहां पे कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम फेल होता हो। इट्स अ यूनिवर्सल लॉ, इट्स एप्लीकेबल एवरीवेयर। न्यूटन का सेकेंड लॉ क्या था? न्यूटन का सेकेंड लॉ था कि अगर F is equals to क्या था? F is equals to Mass dp by dt. dp by dt. Rate of change of linear momentum is the force. F is equals to dp by dt मतलब rate of change of linear momentum is force अगर मैं लेता हूं, इसी से कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम प्रूव हो जाता है। F इसमें फोर्स थी, इंटरनल फोर्स थी या एक्सटर्नल फोर्स थी? F external. external। तो अगर मैं बोलूं इफ एक्सटर्नल फोर्स इज 0 तो इसका मतलब ये होगा कि dp by dt इज 0। P की डिफरेंशिएशन 0 कब होगी? व्हेन P इज सर यहाँ तो मैक्सिमम मिनिमम Constant. इसको हम कहते हैं लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम। देयर इज नो एक्सटर्नल फोर्स एक्ट्स ऑन अ सिस्टम, लीनियर मोमेंटम ऑफ द सिस्टम इज कंजर्व्ड। एक्सटर्नल फोर्स एक्ट नहीं करेगी तो लीनियर मोमेंटम कंजर्व रहेगा। एग्जाम्पल के लिए जैसे हम लें रिकॉयल ऑफ अ गन। मैं अगर एक गन लूं जिसका मास है mg और उसमें एक बुलेट है जिसका मास है mb, अगर मैंने फायर नहीं किया अभी तो टोटल मोमेंटम ऑफ सिस्टम कितना होगा गन का और बुलेट का मिला के? अभी फायर नहीं किया, फायर नहीं किया तो बुलेट और गन दोनों रेस्ट पे हैं, 0 0। जब आप फायर करते हो तो आप एक्सटर्नल फोर्स लगाते हो या उसके इंटरनल प्रोसेसेस से एनर्जी निकलती है? बुलेट को आपने वेलोसिटी दी है, आपने सिर्फ ट्रिगर ही प्रेस किया था। सर हमने देयर इज सम केमिकल प्रोसेस टेकिंग प्लेस इनसाइड इट जिससे उसको एनर्जी मिली। तो हमने एक्सटर्नली कोई फोर्स नहीं लगाई, हमने एक्सटर्नली कोई फोर्स नहीं लगाई। द इंटरनल एनर्जी इज गेटिंग कन्वर्टेड इनटू काइनेटिक एनर्जी ऑफ बुलेट। अगर मैं एक्सटर्नल फोर्स नहीं लगाता तो इसका मतलब यह है कि सिस्टम का मोमेंटम कांस्टेंट रहना चाहिए। कांस्टेंट रहने का मतलब है
बिफोर फायरिंग एंड आफ्टर फायरिंग वो सेम होना चाहिए। तो बिफोर फायरिंग मोमेंटम कितना था? 0 0। आफ्टर फायरिंग कितना हो जाएगा? जैसे आफ्टर फायरिंग मोमेंटम विल बी मोमेंटम ऑफ बुलेट प्लस मोमेंटम ऑफ गन, और इन दोनों का सम 0 होना चाहिए। मोमेंटम ऑफ बुलेट कितना होगा? मास ऑफ बुलेट इनटू वेलोसिटी ऑफ बुलेट। और मोमेंटम ऑफ गन कितना? mass of gun into velocity of gun. तो यहां से वेलोसिटी ऑफ गन कितनी आई? आपको इस पे क्वेश्चन आता है कि व्हाई गन्स आर मेड हैवी। गन्स आर मेड हैवी बिकॉज अगर मास ऑफ गन ज्यादा होगा तो वेलोसिटी ऑफ गन ज्यादा होगी या कम होगी? कम हो जाएगी। वेलोसिटी कम कम हो जाएगी। माइनस साइन क्या सिग्निफाई कर रहा है? ऑपोजिट डायरेक्शन। बुलेट आगे जाती है तो गन पीछे रिकॉइल करती है, हाँ जी। तो उसकी रिकॉइल वेलोसिटी कम होगी अगर आप गन को हैवी बना दोगे। तो आपके शोल्डर पे जो झटका लगता है जब बुलेट आगे जाएगी, गन रिकॉइल्स बैकवर्ड, तो आपको हिट करेगी। वो कम वेलोसिटी से हिट करेगी अगर गन हैवी होगी। मतलब जो नॉर्मल 303 हम कहते हैं, जो पुलिस कांस्टेबल्स यूज करते हैं, उसको अगर आप कभी उठा के देखोगे, इट्स वेरी हैवी, बिकॉज उसमें मास ऑफ बुलेट भी ज्यादा है और वेलोसिटी ऑफ बुलेट भी ज्यादा है। तो ये दोनों वैल्यूज ज्यादा है, तो गन को हैवी रखना पड़ेगा, नहीं तो वो रिकॉइल करेगी बहुत ज्यादा वेलोसिटी के साथ। दो तरह के वेपन्स यूज होते हैं ना, इनफैक्ट 3 तरह के। एक असॉल्ट राइफल्स होती हैं। असॉल्ट राइफल्स मतलब जैसे आपने से न्यूज़पेपर में नाम पढ़े होंगे, AK-47। AK-47 मींस उसका कंसेप्ट क्या है, इससे डिफरेंट क्या होगा नॉर्मल गन से? नॉर्मली टेररिस्ट यूज करते हैं ऐसे वेपन्स को बिकॉज दे वांट लाइटर वेपन्स। उन्होंने फायरिंग करते करते जाना है, दे डोंट वांट हैवी गन्स। तो गन उनकी लाइट होती है, बुलेट भी हल्की होती है, बुलेट की वेलोसिटी भी कम होती है। तो तीनों चीजों को ही कम रखा हुआ है। बट इट फायर्स नंबर ऑफ बुलेट्स पर सेकेंड, से 400 या AK-56 है तो 600 बुलेट्स पर मिनट। तो पर मिनट बहुत सारी बुलेट्स निकलेंगी, पर उनका मोमेंटम हम कम रखेंगे ताकि रिकॉइल ज्यादा ना करे। और तीसरी होती है जिसमें नंबर ऑफ बुलेट्स भी ज्यादा निकलनी है और हैवी भी रखना, वेलोसिटी भी ज्यादा रखनी है। वो कौन सी कैटेगरी होती है? टीवी पे देखी होंगी सारी आपने। AK-47 नॉर्मली टेररिस्ट को दिखाते हैं कि टेररिस्ट आए फायरिंग कर रहे हैं, तो दैट्स असॉल्ट राइफल्स। आर्मी जब मशीन गन यूज करती है, हाथ में पकड़ के यूज करते हैं या स्टैंड पे लगा के? स्टैंड पे। स्टैंड पे लगाते हैं। बिकॉज रिकॉइल जो होता है उसका, उसमें मोमेंटम को ज्यादा रखा हुआ है। हाथ में पकड़ के नहीं चला सकते आप MMG को या लाइट मशीन गन को भी, बिकॉज उसमें हाथ में पकड़ के चलाओगे तो रिकॉइल बहुत ज्यादा है, तो उसको फिक्स कर देते हैं एक जगह पे ताकि पीछे झटके ना मारे। वैसे किसी को पता है AK मतलब क्या होता है? साइंटिस्ट का नाम है, आपको ये पता है? AK, इट्स एंटोन क्लाशनिकोव, रशियन साइंटिस्ट था जो असॉल्ट राइफल्स बनाता था। सो उसके नाम पे है। AK-47 मतलब बहुत पुरानी राइफल है, उसने 1947 में बनाई थी। फिर AK-56 जो उसने 1956 में बनाई थी। सो क्लाशनिकोव राइफल्स बोलते हैं उसको, यहाँ AK-47 हम इंडिया में नॉर्मली AK के सर नाम से उसको बोलते हैं। सो दिस इज बेसिकली मोमेंटम कंजर्वेशन। कंसेप्ट समझ आया? एक्सटर्नल फोर्स नहीं लग रही तो मोमेंटम कंजर्व है। इसको छोड़ के कोई और एग्जांपल दे सकते हो मोमेंटम कंजर्वेशन का? सर बॉल फॉल कर रही है पर उस पे मतलब कोई एक्सटर्नल फोर्स नहीं लग रही, फ्री फॉल। बॉल फॉल कर रही है, मान लो बॉल तो मेरे हाथ में नहीं है, इसे पेन है, ये फॉल कर रहा है, इस पे एक्सटर्नल फोर्स नहीं लग रही, तो इसका मोमेंटम कांस्टेंट है।
इस पे एक्सटर्नल फोर्स नहीं लग रही, मतलब ग्रेविटी फिर क्या है? अगर इस पे एक्सटर्नल फोर्स नहीं लग रही तो ग्रेविटी क्या है? ग्रेविटी इंटरनल फोर्स है, एक्सटर्नल है? सर एक्सटर्नल। डिपेंड करता है आपने अर्थ को सिस्टम का पार्ट माना या अर्थ को सिस्टम का पार्ट नहीं माना। मैं अगर अर्थ को सिस्टम का पार्ट मान लूं तो फिर ग्रेविटी इंटरनल है या एक्सटर्नल है? सर इंटरनल। इंटरनल। इंटरनल है। इंटरनल है तो मोमेंटम इसका पेन का कंजर्व रहना चाहिए या सिस्टम का कंजर्व रहना चाहिए? सिस्टम। सिस्टम का। तो अगर पेन नीचे जाएगा अर्थ ऊपर आएगी। अर्थ का क्योंकि मास बहुत ज्यादा है तो अर्थ की जो मोमेंटम है वो नोटिस नहीं कर पाओगे आप। पर अगर आप अर्थ को सिस्टम का पार्ट मान लेते हो तो फिर ग्रेविटेशनल फोर्स बिकम्स इंटरनल फोर्स। यू कैन यूज दैट एग्जांपल बट लिखना पड़ेगा कि अर्थ इज अ पार्ट ऑफ अ सिस्टम, तो सिस्टम का मोमेंटम कंजर्व है। इलेक्ट्रॉन अगर न्यूक्लियस के आसपास मूव करता है तो एटम का मोमेंटम कंजर्व्ड है। यस सर। कैसे? इलेक्ट्रॉन का बोहर ने मोमेंटम तो चेंज कर रहा है। सर ये बोहर ने प्रूव किया था एंगुलर क्या? मोमेंटम से। नहीं, बोहर सर ने तो उसमें कहा था एंगुलर मोमेंटम इज क्वांटाइज्ड। सर मतलब वो फिक्स्ड वैल्यूज में आएगा। सिस्टम का मोमेंटम कंजर्व कैसे है? इलेक्ट्रॉन का मोमेंटम तो चेंज कर रहा है। न्यूक्लियस का मोमेंटम होता है कोई? न्यूक्लियस का मोमेंटम क्या न्यूक्लियस रेस्ट पे होता है? न्यूक्लियस यार केमिस्ट्री थोड़ी बहुत पढ़ते हो आप। मेरे को ये बताओ, मान लो सोडियम एटम, सोडियम एटम में न्यूक्लियस के मास की और इलेक्ट्रॉन के मास की रेशो क्या होती है? रफली रफली एग्जैक्ट नहीं चाहिए मेरे को। सोडियम एटम में न्यूक्लियस टू इलेक्ट्रॉन मास की रेशो क्या होगी? हाइड्रोजन एटम में बताओ चलो, और इससे आसान तो मैं पूछ भी नहीं सकता। हाइड्रोजन एटम में न्यूक्लियस टू इलेक्ट्रॉन मास की रेशो एटॉमिक स्ट्रक्चर पढ़ लिया सबने मेरे ख्याल से। सब उसमें ये नहीं था कितनी सर। क्या उसमें रेशो? सर उसमें ये शायद रेशो वाली चीज नहीं। अच्छा नहीं पढ़ाया? सच्ची आपने पढ़ा नहीं बताता कहीं पे है। कि प्रोटॉन का मास जो है इलेक्ट्रॉन से 1837 टाइम्स होता है? सर पढ़ा है वैसे कि ये नहीं पढ़ा? ये पढ़ा है। सर तो फिर हाँ, न्यूट्रॉन और प्रोटॉन का मास सेम नहीं होता? तो न्यूट्रॉन न्यूक्लियस में क्या है? हाइड्रोजन के न्यूक्लियस में एक न्यूट्रॉन ही तो है बस। तो 1837 टाइम्स ज्यादा मास है। रेशो नहीं पढ़ाई, मतलब आपको रेशो बोल के लिखाएंगे तो आपको समझ में आएगा, वैसे तो हमारा दिमाग चलता नहीं। हर चीज लिखाएंगे थोड़ी, वो आपको खुद भी तो कुछ दिमाग लगाओगे। जब आपको लिखा दिया कि प्रोटॉन का मास 1837 टाइम्स ज्यादा होता है, ये भी लिखा दिया कि प्रोटॉन और न्यूट्रॉन दोनों का मास 1 AMU होता है, इलेक्ट्रॉन का मास 1/1837 AMU होता है, तो और क्या चाहिए फिर? तो न्यूक्लियस का मास ज्यादा होता है, बहुत ज्यादा होता है इलेक्ट्रॉन से। न्यूक्लियस का मोमेंटम होता है पर क्योंकि उसका मास बहुत ज्यादा है उसकी वेलोसिटी नेग्लिजिबली स्मॉल होती है, रेस्ट में नहीं होता न्यूक्लियस। Anyways, you write this principle first. Principle of conservation of linear momentum. Principle of conservation of linear momentum. It states that if no external force acts on a system, it states that if no external force acts on a system,
linear momentum of the system is conserved. इंडिविजुअल मासेस का बदल सकता है, सिस्टम का नहीं बदलेगा. Linear momentum of the system is conserved. That is, if F external is equals to 0, P is equal to constant. सर रिपीट कर दूं. If F external is equal to 0, P is equal to constant. According to Newton's second law, फिर ये जो लेफ्ट हैंड साइड पे लिखा है इसको लिख लो. F is equals to dp by dt. If external force is 0, dp by dt is 0 or P is constant, right? What is written on the left hand side. Or again, remember it's a vector relation. Scalar relation नहीं है, मैंने P के ऊपर वेक्टर साइन डाला हुआ है, मतलब मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन टोटल जो है वो कंजर्व्ड है. इसके नीचे नोट में लिखो, राइट अ नोट बिलो दिस. If the momentum of system is conserved, in absence of सर ये लाइन रिपीट करना, वो कनेक्शन टूट गया था. if momentum of system is conserved when no external force acts, if momentum of system is conserved when no external force acts, then it implies that total linear momentum of all the bodies in a system is conserved individual momentum of the bodies can vary. Individual momentum of the bodies can vary. मतलब टोटल कंजर्व्ड है, जैसे गन का और बुलेट का मिला के मोमेंटम 0 है, इंडिविजुअली तो दोनों के पास वेलोसिटी आ गई है. फॉर एग्जाम्पल, पहले इजी एग्जाम्पल लेते हैं. से अगर मैं क्रैकर की बात करूं, दिवाली पे आपने एक से बॉम्ब एक्सप्लोड किया, तो जब आपने एक्सप्लोड करना था, यू लेट अ फायर, जब अभी आपने आग नहीं लगाई एंड बॉम्ब इज प्लेस्ड ऑन अ वॉल, तो उसका लीनियर मोमेंटम कितना है? 0 है ना. आपने उसको आग लगाई तो जब वो फटता है तो बेसिकली क्या प्रोसेस था आपके आग लगाने से? ऐसा क्या हुआ? आपने फोर्स लगाई या आपने कुछ और किया? आपने बॉम्ब पे फोर्स लगाई, उसको धक्के वक्के मारे, या कुछ और किया? सर केमिकल रिएक्शन हुआ उसके अंदर, ऐसा केमिकल रिएक्शन हुआ, उसके अंदर एक्सप्लोसिव स्टोर था, उसको जब आग लगी तो वो फट गया. तो हमने फोर्स तो नहीं लगाई, मतलब फोर्स नहीं लगाई तो मोमेंटम कंजर्व रहना चाहिए. इनिशियली आग लगने से पहले मोमेंटम 0 था, जब वो एक्सप्लोड किया तो उसके बहुत सारे पार्ट्स हो गए होंगे छोटे छोटे, डिफरेंट पार्ट्स डिफरेंट डायरेक्शंस में चले गए, बट टोटल मोमेंटम उन सबका मिला के कितना होना चाहिए? हर पार्ट अलग डायरेक्शन में जा रहा है, एक का मोमेंटम P1, P2, P3, P4, तो सबका मिला के मोमेंटम कितना होना चाहिए? 0. पहले कितना था एक्सप्लोजन से पहले? 0. तो एक्सप्लोजन के बाद भी 0, क्योंकि हमने कोई फोर्स तो लगाई नहीं.
So we say different parts move in different directions in such a way that total momentum remains conserved. समझ में आया? सिमिलरली अगर मैं आपको बोलूं मेरे पास एक इलेक्ट्रॉन है, एक प्रोटॉन है, एंड दे आर प्लेस्ड एट रेस्ट, आपने उनको होल्ड करके रखा था, पकड़ के रखा था, तो वो एक दूसरे के पास नहीं जा सकते थे. मेरे पास यहाँ पे एक इलेक्ट्रॉन था, इधर एक प्रोटॉन था, इस पे चार्ज पॉजिटिव. इनिशियली मैंने इन दोनों को पकड़ा हुआ है. अगर मैं इनको रिलीज करूंगा, दे विल बी अट्रैक्टेड और रिपेल्ड. Attracted. Attract. ऑपोजिट चार्जेस हैं, अट्रैक्ट करेंगे. अगर इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन सिस्टम का पार्ट है तो इनके बीच में जो अट्रैक्टिव फोर्स है ये इंटरनल है या एक्सटर्नल है? Internal. इंटरनल. इंटरनल है. तो इसका मोमेंटम थोड़ी देर के बाद MEV, प्रोटॉन का मोमेंटम MPVP. जब तक नहीं छोड़ा था इनका मोमेंटम कितना था? 0. Zero. 0. तो छोड़ने के बाद भी 0 ही होना चाहिए. ME/MP की वैल्यू कितनी होती है? 1/1837. मतलब जो प्रोटॉन की वेलोसिटी है वो इलेक्ट्रॉन से 1837 टाइम्स कम होगी. और नेगेटिव साइन क्या सिग्निफाई कर रहा है? Sir, opposite direction. Direction. दोनों ऑपोजिट डायरेक्शन में मूव कर रहे हैं. ये अगर राइट की तरफ जा रहा है तो ये लेफ्ट की तरफ आ रहा है. बट सिस्टम का मोमेंटम 0 ही रहेगा. समझ में आए एग्जाम्पल? इंटरनल फोर्सेस से मोमेंटम कभी नहीं बदलता. यू हैव टू एक्सर्ट एन एक्सटर्नल फोर्स, तब मोमेंटम बदलेगा. सो यू कैन राइट फॉर एग्जाम्पल, if we burst a cracker on Diwali, for example, if we burst a cracker on Diwali, then before explosion, the momentum of cracker is 0. Before explosion, the momentum of cracker is 0. When it explodes, the internal chemical energy gets converted into other forms of energy. Other forms कौन सी? Kinetic potential. काइनेटिक एनर्जी, साउंड एनर्जी, लाइट एनर्जी, हीट एनर्जी, सब प्रोड्यूस हो रहा है ना. आवाज आ रही है, आपको क्रैकर बर्स्ट होता दिखा, लाइट एनर्जी प्रोड्यूस हो रही है. यू हैव हीट प्रोड्यूस, तो हीट एनर्जी प्रोड्यूस हो रही है और काइनेटिक एनर्जी प्रोड्यूस हो रही है. इसलिए मैंने सब एक्सप्लेन करने की जगह डिफरेंट फॉर्म्स ऑफ एनर्जी कर दिया. केमिकल एनर्जी गेट्स कन्वर्टेड इनटू डिफरेंट फॉर्म्स ऑफ एनर्जी. द फ्रैगमेंट्स मूव इन डिफरेंट डायरेक्शंस in such a way that fragments move in different directions in such a way that सर एक बार when it explodes से बोल दो. कहाँ तक लिखा आपने? When it explodes. When it explodes, internal chemical energy gets converted into different forms of energy. But different fragments move in different directions in such a way that vector sum of linear momentum of all the fragments is 0.
अच्छा, ये एनर्जी कंजर्वेशन यूनिवर्सल प्रोसेस होता है या इसमें भी कंडीशन होती है? मतलब जैसे इस केस में है कि केमिकल एनर्जी इज गेटिंग कन्वर्टेड इनटू साउंड, लाइट एंड हीट, रिवर्स फिनोमेना पॉसिबल है? ये प्रोसेस रिवर्सिबल है या इरिवर्सिबल है? irreversible. इरिवर्सिबल। दोबारा तो आप उसको क्रैक कर नहीं बना सकते ना, कुछ भी कर लो आप। तो एनर्जी कंजर्वेशन हमेशा जो है, एनर्जी कन्वर्जन रिवर्सिबल प्रोसेस नहीं होता। कि जैसे आप साइकिल पे जा रहे थे, आपने साइकिल को ब्रेक लगाई, तो काइनेटिक एनर्जी का क्या हुआ साइकिल की? वो कौन सी एनर्जी में चेंज हुई? सर वो उसमें फ्रिक्शन जब वो लगेगी तो हीट प्रोड्यूस होगी रोड के और साइकिल के टायर्स के बीच में। हीट प्रोड्यूस होगी, और अगर आपकी ब्रेक्स आवाज करती है तो मे बी साउंड भी प्रोड्यूस हो जाएगी थोड़ी सी। तो इसका रिवर्स फिनोमेना तो पॉसिबल नहीं है। अगर मैं बोलूं कि एक साइकिल खड़ा है, पहले था कि काइनेटिक एनर्जी साउंड और हीट में चेंज हो गई, बट अगर साइकिल खड़ा है, हम उसके पास खड़े होकर क्लैपिंग करें और उसको हीट अप करें, वो चलना तो नहीं शुरू हो जाता? यस मतलब साउंड और हीट एनर्जी काइनेटिक में चेंज हो, ये जरूरी नहीं है। सो कुछ प्रोसेसेस होते हैं फिजिक्स में जो रिवर्सिबल होते हैं, बट मेजॉरिटी ऑफ द प्रोसेसेस इरिवर्सिबल ही होते हैं। सो यू कैन राइट सेकंड एग्जांपल। Similarly, in recoil of a gun, having mass mg, in recoil of a gun of mass mg, having bullet of mass mb, the initial momentum before firing is 0. Conservation of linear momentum implies that the total linear momentum after firing will also be 0. Total linear momentum after firing will also be 0. So right side वाला लिख लो, PB plus PG is equals to 0 and MBVB plus MGVG is equals to 0. So ये तीनों स्टेप लिख लो, फिर इसको एक्सप्लेन कर देते हैं। So you can write negative sign signifies that gun recoils in a direction opposite to the direction of velocity of bullet. Gun recoils in a direction opposite to the direction of velocity of the bullet. As velocity of gun, as magnitude of the velocity of gun, is inversely proportional to as magnitude of the velocity of gun
is inversely proportional to the mass of gun. Therefore, guns are generally made heavy. Guns are generally made heavy. Inversely proportional to. Magnitude of velocity is inversely proportional to mass of the gun. Therefore, guns are generally made heavy so that recoil velocity of the gun is small. So that recoil velocity of the gun is small. Similarly, जैसे मैं आपसे पूछूं से फायर ब्रिगेड जब आती है कहीं पे, तो जब वो पानी स्प्लैश करना शुरू करते हैं तो 2-3 लोग उस पाइप को पकड़ते हैं. रीजन फॉर दैट इज सर वो बैकवर्ड पुश बहुत तगड़ा होता है। pressure backwards. because momentum of water coming out is very large. तो वो रिकॉइल उतना ज्यादा करेगा, तो उनको फोर्स लगानी पड़ेगी उसको पकड़ने के लिए, अदरवाइज वो पाइप हाथ में नहीं रुकेगी कि रिकॉइल इतना ज्यादा होगा, बिकॉज वाटर इज थ्रोन विद वेरी हाई वेलोसिटी एंड उनकी पाइप का क्रॉस सेक्शनल एरिया भी ज्यादा होता है, तो बहुत सारा पानी बाहर आ रहा है पर मिनट. So that's why you require 2-3 persons to hold that pipe to prevent the recoil कि पाइप हाथ से ना छूट जाए. और कोई एग्जांपल दे सकते हो इसका? Conservation of linear momentum, because I said it's a universal. मैंने अगर आप देखो जो गन और बुलेट वाला एग्जांपल है और जो इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन वाला एग्जांपल है, इनमें ऑलमोस्ट आइडेंटिकल रिलेशन ही बन रहा है. मैंने सिर्फ दूसरा एग्जांपल इसलिए दिया सो दैट यू नो कि दिस लॉ इज एप्लीकेबल इन क्लासिकल फिजिक्स, मतलब डेली लाइफ. रिकॉइल ऑफ अ गन इज अ डेली लाइफ एग्जांपल. एंड जो इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन का एग्जांपल है, दिस इज अ क्वांटम मैकेनिक्स एग्जांपल, वेरी स्मॉल पार्टिकल्स. तो चाहे बहुत छोटा पार्टिकल है चाहे बहुत बड़ा पार्टिकल है, मोमेंटम कंजर्वेशन होल्ड्स इन ऑल द केसेस. इनफैक्ट 2 प्रिंसिपल हम लेते हैं, कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम एंड कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम. दीज आर कंसिडर्ड टू बी यूनिवर्सल प्रिंसिपल. ये हमेशा ट्रू होते हैं. कंडीशन ये एक्सटर्नल फोर्स नहीं लगनी चाहिए. एक्सटर्नल फोर्स लगेगी फिर तो मोमेंटम बदलेगा ही. जब तक एक्सटर्नल फोर्स नहीं लग रही, सिर्फ तब तक सिस्टम का मोमेंटम जो है उसको हम कंजर्व मान सकते हैं कि फिर वो मोमेंटम चेंज नहीं कर रहा. इसमें देखो, इस आज वाले में कुछ पूछने वाला है तो. एक्सक्यूज मी सर. हाँ जी. सर आपने कहा ये 2 ही मेन है मोमेंटम, कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम और कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम. सर कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी मतलब हर जगह पे वो वैलिड सब गलत प्रूव हो जाएंगे आगे जाके जब हम क्वांटम मैकेनिक्स में जाएंगे. देयर विल बी नंबर ऑफ केसेस जहाँ पे एनर्जी लॉसेस आने शुरू हो जाएंगे. मतलब मैंने ये नहीं कहा सिर्फ ये 2, और भी प्रिंसिपल हैं, ये 2 तो होल्ड करती हैं. जैसे फिजिक्स को हम लें ना, फिजिक्स इन्वर्टेड कोन की तरह टिकी है. मतलब हमने फिजिक्स को ऐसे डेवलप किया है कि हमने कुछ प्रिंसिपल्स को मान लिया कि ये तो ठीक ही है, उसके बेस पे हम फिजिक्स को डेवलप करते गए. तो जैसे उल्टा कोन होता है, नीचे से बेस बहुत थिन है, ऊपर फिजिक्स बहुत फैल चुकी है. तो अगर किसी ने नीचे से वो बेस वाले लॉ को गलत प्रूव कर दिया तो फिजिक्स नीचे गिर जाएगी सारी, जो पिछले 100 ईयर्स में रिसर्च हुई है. सबसे कॉमन एग्जांपल है हाइजेनबर्ग अनसर्टेनिटी. हम इसको मान के चलते हैं कि हमेशा ठीक है. किसी ने अगर ये प्रूव कर दिया कि मोमेंटम और पोजीशन दोनों साइमल्टेनियसली निकल सकते हैं, तो पिछले 100 ईयर्स की फिजिक्स में जो रिसर्च हो रही है वो एक ही बारी में गलत प्रूव हो जाएगी. सो नेक्स्ट टाइम करते हैं एचसी के आगे क्वेश्चन कर सकते हो 16 to 25. तो जब एक बारी खत्म हो जाएंगे फिर एक दिन डाउट्स रखेंगे. मोस्ट प्रोबेबली फ्राइडे को डाउट क्लास रख लेंगे एचसी के सारे न्यूमेरिकल्स की जो फर्स्ट चैप्टर के हमने शुरू किए हैं. सो 16 to 25 कर लो, फिर एक कल के दिन में करके वो खत्म हो जाएगा चैप्टर. तो फ्राइडे को हम डाउट्स करेंगे एचसी के. इसमें देख लो कुछ पूछने वाला है तो. Sir, सर हाँ कल जी. की वीडियो डाल दो. पूछो.
सर लाइक हम एग्जांपल कंसीडर करते हैं 9th में कि एक कराटे चैंपियन ने ब्रिक को तोड़ा हाथ से, तो अब उसमें कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम कैसे लगेगा? उसमें सिस्टम क्या कंसीडर करेंगे और कंजर्वेशन कैसे होगी? आपने सिस्टम किसको कंसिडर किया? मतलब अगर आप जो फोर्स लगा रहा है उसको अगर आप सिस्टम का पार्ट मानोगे, वो जितना मोमेंटम ब्रिक को देगा उतना मोमेंटम उसके हाथ पे वापस भी लगेगा, मतलब उसका बैकवर्ड मोमेंटम होगा। अगर आप उसको सिस्टम का पार्ट नहीं मानते तो फिर हम लेंगे कि उसने एक्सटर्नल फोर्स लगाई इसलिए ब्रिक का मोमेंटम बढ़ा। ओके सर।